नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको लाइब्रेरी आदि के बारे में बताया था, आज के इस क्लास में हम शुरुआत करेंगे कि लाइब्रेरी कहां से शुरू हुई, कैसे कैसे भारत में लाइब्रेरी का अस्तित्व आता है। इन सब बिंदुओं को, इसके पीछे छुपे हुए तथ्यों को एक कहानी के माध्यम से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। वैसे वो कहानी मैंने पिछले वीडियो में ही शुरू कर दिया था पिछले क्लास में, लेकिन इस क्लास में हम उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। मेरी कोशिश होगी आपको कि आपको चीजों को बार बार याद न करना पड़े, एक कंसेप्ट के तरीके से मैं फैक्ट को आपको देता चलूं। फिर भी कुछ चीजें अगर महत्वपूर्ण लगती है तो उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। हम आज देखेंगे प्राचीन समय से लेकर के स्वतंत्रता के पूर्व तक भारत में लाइब्रेरी की स्थिति किस प्रकार से थी, इस विषय पर पूरी तरीके से हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। प्राचीन काल से अगर शुरू करते हैं तो प्राचीन काल में आपको मालूम है कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जिसमें कि चीजों को लिखा जाता था। आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि को भी देखते हैं तो पहले ये वेदों की रचना जो है ऋषि लोगों के मुख से होता था, यानी वो लोग याद करके वेद को आगे बढ़ाते गए और फिर बाद में उसको लिख दिया गया। तो शुरुआत में लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। गुरु जो होता था वो एक जगह पर बैठा होता था। कई फोटोज आदि में अभी आप देखे होंगे गुरु शिष्य की परंपरा हुआ करती थी। शिष्य जो होता था गुरु के आश्रम में रहता था और वहीं जाकर के शिक्षा प्राप्त करता था। गुरु एक ऊंचाई वाले स्थान पर बैठा रहता था और वहीं से बोलता जाता था और शिष्य उनकी बातों को सुनता जाता था। मुख्य रूप से जो शिक्षा की व्यवस्था थी, उस शिक्षा की व्यवस्था जो थी वो थी मौखिक शिक्षा की व्यवस्था। अरे यार, शिक्षा की व्यवस्था जो थी वो मौखिक शिक्षा की व्यवस्था थी, यानी शिष्य जो होता था सुन करके काम चलाता था और गुरु जो होता था वो बोलता था। ठीक है, गुरु बोलते थे और शिष्य सुनता जाता था। इसी को कहा जाता था मौखिक शिक्षा की व्यवस्था। कोई भी लिखित शिक्षा नहीं होता था। और इस समय को ये जो मौखिक शिक्षा की व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को कहा जाता था श्रुति और स्मृति। श्रुति और स्मृति का काल कहा जाता था, क्योंकि इस समय गुरु जो बोलता था उसको श्रुति का मतलब होता था शिष्य सुनता था और याद कर लेता था। उसी प्रकार से जो शिक्षा की परंपरा थी या शिक्षा या फिर अनुभव जो हुआ करते थे, वो शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती जाती थी, स्थानांतरित होती जाती थी। एक पीढ़ी में गुरु उसको सुनाता था और शिष्य उसको याद कर लेता था। कोई शिष्य बाद में जब गुरु बनता था तो उन्हीं बातों को फिर से दोहराते जाता था। धीरे धीरे ये व्यवस्था चलती रहती थी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो आता है बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है भारत में। बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है। बौद्ध और जैन धर्म का उदय भारत में होता क्यों है? तो भारत में देखिए, जब प्राचीन काल था यानी वैदिक काल मैं कह सकता हूं, तो वैदिक काल में हमारी जो व्यवस्था थी मुख्य रूप से पशुओं पर निर्भर हुआ करती थी। लेकिन जब धीरे धीरे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते गए तो हमको पता चलने लगा कि कृषि भी कोई चीज है। अब कृषि जो है, उस कृषि को करने के लिए मुख्य रूप से पहले हमारे पास क्या व्यवस्था थी? तो पशु हुआ करते थे। पशु से हम नागर जोतते, पशु से हम फसल ढो करके लाते, ये सारी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। क्योंकि हमारा प्राचीन काल जो था वो प्राचीन काल कहता था कि हमारी जो व्यवस्था है वो गौ पालक मतलब पशुपालक व्यवस्था है। पशुपालक मतलब पशु का दूध दूहना है, पशु को मार के खाना है, मांसाहारी जीवन है। तो उस जीवन से निकल करके बौद्ध और जैन धर्म जब आया तो हमारी जो जीने की व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, वो आर्थिक व्यवस्था किसमें कन्वर्ट हो गई? खेती वाली व्यवस्था में हो गई। जब खेती वाली व्यवस्था में हो गई तो खेती वाली व्यवस्था के लिए पशु चाहिए, उस खेती को करने के लिए पशु चाहिए। लेकिन पशु तो हम प्राचीन पशुपालक व्यवस्था के अंतर्गत हम पशुओं को मार रहे हैं, तो पशु बचेंगे कैसे? और हमारे जो शास्त्र थे या फिर लोगों के जो उपदेश थे वो भी इसी प्रकार से थे कि आपको पशु पालना है और पशुओं को मार करके उनका दूध दूह करके जीवन जीना है। तो ऐसा अगर चलता रहे तो पशु होंगे नहीं,
जब पशु भरपूर मात्रा में नहीं होंगे तो फिर खेती की व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी, अच्छे तरीके से नहीं पल पाएगी। तो इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, यानी पशुओं को ना मारा जाए, बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है। तो बौद्ध और जैन धर्म के उदय के साथ बौद्ध और जैन धर्म का मुख्य जो सार रहता है, यानी जो उनका उपदेश रहता है, उसमें मुख्य उपदेश क्या रहता है? अहिंसा, मतलब हिंसा मत करो। उस समय मुख्य रूप से पशुओं के ऊपर हिंसा न किया जाए, ऐसी बात शुरुआत हुई। तो पशु हिंसा पर पूर्ण तरीके से रोक लगाने की बात बौद्ध और जैन धर्म ने किया। बौद्ध धर्म का शुरुआत होता है लगभग 484 है, 484-83 ईसा पूर्व में। और जैन धर्म का जो शुरुआत होता है वो होता है लगभग 599 ईसा पूर्व में। अब ईसा पूर्व क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, चलिए थोड़ा सा समझते हैं। ईसा पूर्व कहने का मतलब है कि जो एक टाइमलाइन अगर मैं बताऊं, इसको 0 बताऊं, और इधर अगर जाएंगे आप माइनस प्लस वाला जो पढ़े होंगे, जैसे 1 2 3 4 ऐसा लिखते जाएंगे, 5 6 ऐसा लिखते जाएंगे, और इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यही जो व्यवस्था है, इसको जो आप देख रहे हैं, ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये वाला, अगर इस 0 को मैं ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म का साल मान लूं, तो पहले का जो समय होगा वो क्या हो जाएगा? ईसा मसीह के जन्म का समय, जन्म से पूर्व का समय, और बाद का जो समय होगा ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ईसा पूर्व, और ये हो जाएगा ईस्वी। ठीक है, ईसा पूर्व और ईस्वी हो जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं कि 599 ईसा पूर्व, इसका मतलब 599 ईसा पूर्व कुछ इधर होगा, 599 ईसा पूर्व, मतलब ये माइनस में है। अगर मैं बात करूं 483 ईसा पूर्व, 484 ईसा पूर्व, मतलब ये कहां हो जाएगा? इसके आसपास हो जाएगा। फिर धीरे धीरे 1 ईसा पूर्व आएगा, और 1 ईसा पूर्व से फिर 0 हो जाएगा, फिर ईस्वी शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से प्रक्रिया हो। ठीक है, तो बौद्ध और जैन धर्म केवल अहिंसा के साथ नहीं आता है। बौद्ध और जैन धर्म कहता है कि आप पशुओं को न मारे, और साथ ही बौद्ध और जैन धर्म एक बात और कहता है कि जितने भी जो भी मनीषी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो मनीषी, वो ज्ञानी लोग अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को कहीं लिख करके रख दे। केवल बोलने और सुनने तक शिक्षा को सीमित न रखिए, जो पुरानी व्यवस्था आ रही है, आप एक लिखित व्यवस्था भी लाइए कि आपके जो अनुभव है, आपका जो सोच है, आपका जो ज्ञान है, उसको आप कहीं पर लिख दीजिए। तो बौद्ध और जैन धर्म ने एक शिक्षा को लिखने की व्यवस्था लाई। तो बौद्ध और जैन धर्म मैं लिख देता हूं यहां पे, बौद्ध जैन धर्म जो था एक तरीके से लाया कि शिक्षा को लिख दिया जाए। ठीक है, जब शिक्षा को लिख दिया जाएगा तो सब पहले क्या होता है? शिक्षा को आप लिखेंगे 4 पन्ना, 5 पन्ना, 8 पन्ना, 10 पन्ना, अपने अनुभव, अपने शिक्षा को आप लिखे। अब 10 पन्ने को आपने बाइंडिंग करा दिया तो वो किताब हो गया, और बहुत सारे किताब का समूह जो है वो क्या हो गया? पुस्तकालय हो गया। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी हो गया। किताब 1, किताब 2, किताब 3 ऐसे करके बहुत सारी किताब आपने जमा कर लिए, तो एक लाइब्रेरी हो गया। तो शुरुआत में जब लिखा जाने लगा तो लिखते लिखते एक एक पन्ना लिखते गए लोग। अब उस समय पन्ना तो था नहीं, पन्ने की व्यवस्था नहीं थी। उस समय लोग पत्तों पर लिखते थे, तांबे के पत्तों पर लिखते थे, और भी जो जो पत्र हुआ करते थे उन पत्तों पर लिखते थे, और वो पत्ते फिर सुरक्षित रखे जाते थे, वो किताब के फॉर्म में हुआ करते थे। तो जब शुरू में लिखने की व्यवस्था आई तो केवल लिखने की व्यवस्था थी, किसी प्रकार से मुद्रण की व्यवस्था नहीं थी। मुद्रण यानी प्रिंट की व्यवस्था नहीं थी। प्रिंट की व्यवस्था तो बहुत बाद में आई, आधुनिक समय में। तो जब प्रिंट की व्यवस्था नहीं थी, लोगों की किताबें कैसी रही होंगी? किताबें हस्तलिखित रही होंगी। तो जब किताबें हस्तलिखित रही होंगी तो पुस्तकालय कैसे रहे होंगे? आखिर उन्हीं किताबों को पुस्तकालय में रखना है, तो पुस्तकालय भी क्या होगा? हस्तलिखित रहा होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं किताबें कैसी थी उस समय? हस्तलिखित किताबें थी, हाथों से लिखी गई किताबें थी। और एक तरीके से अभी के वर्तमान के समय में आप बोले तो कॉपी में जैसा आप लोग के नोट्स बनाते थे वैसा था। और दूसरी बात कि पुस्तकालय जो था वो कैसा था? वो भी हस्तलिखित था, क्योंकि
प्रिंटिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी और वही किताबें जो हाथों से लिखी जाती थी वही पुस्तकालय में रखी जाती थी, इसलिए पुस्तकालय भी हस्तलिखित हुआ करता था। ठीक, अब जो लिखने की व्यवस्था है, मतलब आप पुस्तक तो लिख रहे हैं, पुस्तक लिख रहे हैं, एक ज्ञानी व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो गुरु है मान लेते, वो मान लेते हैं कि 70 साल या 80 साल या 60 साल का है, 60 वर्ष का, वो अपने अनुभव अपने ज्ञान को एक किताब में लिखता जा रहा है, एक बुक फॉर्म में बनाता जा रहा है, मतलब एक एक पत्ते में लिखता जा रहा है, उसको फिर बाइंडिंग करके बुक बना देंगे तो किताब हो जाएगा, वैसे बुक फॉर्म में लिखता जा रहा है। अब ये जो 60 वर्ष का व्यक्ति है, इस व्यक्ति को जीने खाने की भी तो व्यवस्था चाहिए है? केवल किताब लिखेगा, उसको कौन पैसा रुपए देगा? तो किताब लिखवाने का जो काम करते थे ना, वो धनी लोग क्या करते थे, मतलब जैसे कोई राजा है, अब वो राजा ने किसी ऋषि को कहा कि हम अपने राज्य के विकास के लिए आपके पास जो भी ज्ञान है उसको आप किताबों में लिखिए, आपका जो भी पारितोषक होगा, आपका जो भी श्रम होगा, उस श्रम के बदले हम पारिश्रमिक देंगे। तो मुख्य रूप से क्या हो जाता था, राजा बोलता था कि किताब लिखिए, तो ऐसा व्यक्ति किताब लिखने लगता था और किताब लिखने के बाद उसको राजा को दे दिया जाता था, राजा उसको क्या करता था, पढ़ता था, या फिर राजा के घर के सदस्य के, मतलब राजा के राजघराने के सदस्य जो होते थे वो पढ़ते थे। तो ऐसी किताबें जो कैसी होंगी, फिर ऐसी किताब जो लिखी गई वो किताब किसी लाइब्रेरी में सजाई जाएगी, तो ये राजा उस लाइब्रेरी को और लोगों को पढ़ने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसने पूरा पैसा दिया है उसको लिखने के लिए। तो ऐसी लाइब्रेरी कैसी लाइब्रेरी बनेगी? शुरुआत में व्यक्तिगत लाइब्रेरी बनेगी, व्यक्तिगत लाइब्रेरी, यानी राजा ने पैसा दिया, किताब लिख दिए गए, मान ले कि 12 अनुभवी लोगों को राजा ने पारिश्रमिक दिया कि आप अपना अनुभव लिखिए, पारिश्रमिक के तौर पे वो लोग अपना लिखते जा रहे हैं, पूरे अनुभव को लिखते जा रहे हैं। तो राजा ने 12 किताबें अपने किसी एक कमरे में रखवा दिया, अब वो लाइब्रेरी हो गया। लेकिन कैसा लाइब्रेरी हो? व्यक्तिगत लाइब्रेरी, सब कोई को उस लाइब्रेरी तक एक्सेस नहीं था। अच्छा, ये तो ठीक है, राजा की बात हो गई। अच्छा, एक तरीका और भी है, एक बात और भी है, जैसे, अरे फिर से चला गया, आजा आजा, चलिए आ जाएगा। हाँ, एक तरीका और भी है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, एक तो राजा ने पैसा दे दिया तो वो जो किताबें आई वो व्यक्तिगत लाइब्रेरी के अंतर्गत आ गई। दूसरा, कोई सामाजिक संस्था है, सामाजिक संस्था है या कोई धार्मिक संस्था है, जैसे कोई मंदिर है, ठीक, धार्मिक संस्था है, कोई सांस्कृतिक सामाजिक संस्था है, जैसे कोई मंदिर है, धार्मिक संस्था, एक मंदिर ले लेते हैं, मंदिर के पास, मंदिर में लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, मंदिर के पास पैसा है, संसाधन है, उसने भी किसी को कहा, किसी व्यक्ति को जो अनुभवी था, बोला कि आप अपने किताब को लिखिए, तो उस तरीके की किताबें कैसी हो जाएंगी, फिर उस मंदिर में रखी जाएंगी, उस धार्मिक संस्था में रखी जाएंगी। तो उस तरीके के दो तरीके के लाइब्रेरी उस समय विकसित हुए, पहला तो व्यक्तिगत लाइब्रेरी और एक तो धार्मिक संस्था वाली लाइब्रेरी या सामाजिक लाइब्रेरी, सामाजिक संस्था वाली लाइब्रेरी, यानी समाज के लोग पैसा देके इकट्ठा करेंगे पैसा, और जो अनुभवी व्यक्ति होगा, जो 60 साल का, जैसे मैंने उदाहरण बताया, वो लिखता जाएगा और वो लाइब्रेरी फिर वो उनके लिए ही लाइब्रेरी रहेगी जो पैसा दिए रहेंगे, तो फिर सामाजिक या धार्मिक लाइब्रेरी होगी। तो इस प्रकार से दो तरीके की लाइब्रेरी आप शुरुआत में देखेंगे। और इस प्रकार की लाइब्रेरी अगर आपको देखना है कि आपको कहां मिलेगा, ठीक है, तो ठीक, लाइब्रेरी अगर देखना है कि कहां मिलेगा, यानी शुरुआत के लाइब्रेरी स्थापित कहां होती थी, अरे यार कहां पर स्थापित होते थे शुरुआत के लाइब्रेरी, तो उसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो शुरुआत के लाइब्रेरी स्थापित होंगे, कोई मंदिर है उसमें स्थापित होगा, क्योंकि मंदिर ने ही
याद आया ना, कोई मंदिर, जो कि कोई मंदिर संस्था है, धार्मिक संस्था है, जिसने पैसा दिया, पारिश्रमिक दिया किसी अनुभवी को लिखने का, उसने किताब लिख के मंदिर को दिया, तो मंदिर वाला क्या करेगा, अपने पास रखेगा। तो ऐसी लाइब्रेरियां कहां स्थापित होंगी, मंदिर में स्थापित होंगी। कोई बौद्ध विहार है, बौद्ध धर्म का शुरुआत हुआ, बौद्ध धर्म ने ही लेखन को शुरुआत की, जैन धर्म लेखन की शुरुआत की, तो कोई बौद्ध विहार है, कोई बौद्ध विहार है, वहां रखा जाएगा। अगर आगे बात करें तो कोई बौद्ध मठ है, वहां रखा जाएगा, वहां मतलब लाइब्रेरी होगा स्थापित। आगे की बात करें तो जैनों के जो मंदिर हैं, जैन टेम्पल्स, तो जैन भी ऐसा करवाते थे, तो जैन मंदिर आदि में रखा जाएगा। इसके आगे की बात करें तो राजा लिखवाता था, तो राजप्रसाद में रखा जाएगा, राजप्रसाद। राजप्रसाद मतलब राजा जो होता था अपने खुशी से, मान लेते हैं कोई क्षेत्र है लाइब्रेरी के रूप में वो करता है, उसको बोलेंगे राजप्रसाद। ठीक है, तो इस प्रकार से शुरुआत की लाइब्रेरियां कहां स्थापित होंगी, ऐसे जगहों पर स्थापित होंगी, या फिर ऐसे क्षेत्र में स्थापित होंगी जहां की, या ऐसे लोगों के पास स्थापित होंगी जहां पर की पैसों की कमी ना हो। भाई आपको, आपकी बेसिक जरूरत क्या है, रोटी कपड़ा मकान। जब आप रोटी कपड़ा मकान से उभरेंगे तो आप शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे। जब आप भूखे पढ़े रहेंगे तो भूखे भजन न होए गोपाला, मगर भूखे रहेंगे तो कहां से आप शिक्षा की तरफ अग्रसर हो पाएंगे, पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो थे राजा जो हुआ करते थे, या फिर जो राजा हुआ करता था, या फिर जो धार्मिक संस्था या धार्मिक जो सामाजिक संस्था हुआ करता था, इनके पास पैसों की कमी नहीं थी, और यही ऐसा किताब लिखवाते थे, और किताब लिखवाने के बाद अपने पास रखते थे। तो इस वजह से दो तरीके की लाइब्रेरियां मुख्य रूप से स्थापित हुई, एक तो धार्मिक तरीके की लाइब्रेरी, सामाजिक संस्था वाली लाइब्रेरी, और एक तो व्यक्तिगत लाइब्रेरी जो कि राजा आदि करवाते थे, या कोई धनवान व्यक्ति लिखवा दिया, वो हो गया। ठीक है, चलिए, तो जब ये लोग लिखवाते थे दो तरीके की लाइब्रेरी, और लाइब्रेरियां स्थापित होती थी कहां, कहीं मंदिर में, बौद्ध विहार में, मठ में, जैन मंदिर में, राजप्रसाद में, ऐसे जगहों पर स्थापित होती थी। यानी जो लिखवाने वाला था किताब, वो जहां चाहता था वहां वो स्थापित कर देता था। तो कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई राजा है, लिखवाया है उतना पैसा रुपए खर्च करके, तो कहां स्थापित करवाएगा, अपने ही महल में स्थापित करवाएगा। व्यक्तिगत लाइब्रेरी, व्यक्तिगत एक्सेस होगा, दुनिया को पढ़ने के लिए नहीं देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उस प्रकार की लाइब्रेरी, उस समय की लाइब्रेरियां हुआ करती थी। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करें। यह समय तो शुरुआत का एक बेसिक बताया, अब एक चीज और बता देता हूं। अच्छा, शुरुआत का जो लाइब्रेरी होगा, शुरुआत में जो लाइब्रेरी होंगे, वो लाइब्रेरी किस प्रकार की होंगी, या फिर शुरुआत की जो किताबें होंगी वो किताबें किस प्रकार की होंगी। पहला तो बताया हस्तलिखित होंगी, लेकिन वो किताबें किस क्षेत्र में लिखी जाएंगी, तो उस समय का जैसा धार्मिक माहौल, उस समय का जैसा सामाजिक माहौल होगा, उस हिसाब से लिखी जाएंगी। और पुराने समय में, जो प्राचीन काल था, धर्म का बहुत ज्यादा अस्तित्व हुआ करता था, धर्म का बहुत कंट्रोल होता था समाज में। इसीलिए तो आप देखिए कि पुराने समय में जब मतलब पशुओं को मारा जाता था, पशुओं को मार करके उसका मांस खा दिया जाता था, तो दूसरा एक धर्म आया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसने पशुओं को बचाने की बात की। मतलब धर्म, एक नया धर्म चलाना गया, अगर आपकी दिनचर्या को बदलना है तो। ठीक है, तो धर्म का बहुत वर्चस्व था लोगों की दिनचर्या पर, लोगों के जीवन पर। अब जब धर्म का वर्चस्व था लोगों के जीवन पर, दिनचर्या पर, तो उस समय की किताबें भी कैसी होंगी, धार्मिक किताबें होंगी, या उस समय की जरूरत के हिसाब से किताबें। मान लेते हैं आयुर्वेद की बात अगर कोई जानता है तो आयुर्वेद के बारे में लिखेगा, तो आयुर्वेद की किताब होगी। ठीक है, चल अब अगला पॉइंट चलते हैं अगले पेज में। अगले पेज में हम बात करेंगे कुछ ऐसे संस्थान जहां जो कि पुराने समय के हैं, मतलब मध्यकाल से पहले के समय के हैं, और वहां पर लाइब्रेरियां स्थापित हुई, उन सब चीजों को देखेंगे। और वहां से फैक्ट, मतलब ये फैक्चुअल चीजें हैं, वहां से प्रश्न आएगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। अभी तक जो बताया एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, लेकिन आपको याद हो गया होगा कैसे कैसे बताया हूं। अब जो प्रश्न बताने वाला हूं, वो सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
फैक्ट है तो फैक्ट कहीं से पूछे। सबसे पहला एक यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे जिसका नाम था, कहा गया, तक्षशिला। ऊपर से ही लिखता हूं, चलिए यहां तक्षशिला विश्वविद्यालय। हम विश्वविद्यालय के बारे में तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी बनाई गई, पुस्तकालय बनाया गया, इसलिए तक्षशिला विश्वविद्यालय को पढ़ना। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है लगभग लिखते जाइएगा 700 ईसा पूर्व में। एक राजा हुआ करता था भरत, ठीक है, एक राजा हुआ करता था भरत, और इस भरत का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था तक्ष, ठीक है, इस भरत का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था तक्ष। तो इस भरत नामक राजा ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाया जिसका नाम रखा गया तक्षशिला विश्वविद्यालय, और ये यूनिवर्सिटी बना 700 ईसा पूर्व में है। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय या तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो अब ये चला गया है वर्तमान में पाकिस्तान में, ठीक है। अब इसमें एक बात यही है कि ये जो यूनिवर्सिटी बना, तो यूनिवर्सिटी के साथ साथ इसमें पुस्तकालय की स्थापना की गई। तो मुख्य रूप से आपसे जब प्रश्न पूछेगा तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का किसने बनाया, चूंकि पुस्तकालय से संबंधित है और आप लाइब्रेरियन के विषय में पढ़ रहे हैं, आप ग्रंथपाल के विषय में पढ़ रहे हैं, यानी ग्रंथपाल के में सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है। ये पहला नंबर पॉइंट। अब दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, ठीक। एक तो रहा, इसको पहला लिख ही देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक। अब दूसरा जगह का बात करते हैं, दूसरा जगह पढ़ते हैं, लिखते बजाय नोट डाउन करते जाइए। पाटलिपुत्र, ये भी एक विश्वविद्यालय था, पाटलिपुत्र ये भी एक विश्वविद्यालय था, ठीक। इसके बारे में भी पढ़ना है। ये बनता है 490 ईसा पूर्व में, लगभग 490 ईसा पूर्व में बनता है। और इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो स्थापना करने वाला था वो था मगध शासक अजातशत्रु, यानी मगध वंश का शासक हुआ करता था, मगध वंश का शासक था। और वो कौन था, उसका नाम था अजात शत्रु, पूछ लेगा प्रश्न, ठीक। अब ये पाटलिपुत्र क्या था, विश्वविद्यालय था। और विश्वविद्यालय में 490 ईस्वी में जब ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय बना, तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय बनने के साथ साथ ही इसमें पुस्तकालय की भी स्थापना की गई, इसलिए हमको इसको पढ़ना है। तीसरा नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट पढ़ेंगे हम नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक। कौन सा विश्वविद्यालय, अच्छा ये विश्वविद्यालय कहां है, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की बात करूं तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय अभी वर्तमान में कहां पे होगा, बिहार में। एक्चुअल में जो पाटलिपुत्र है ये पटना, यानी बिहार की वर्तमान राजधानी जो पटना है ना, सॉरी यार, बिहार की वर्तमान राजधानी पटना जो है उसका ही पुराना नाम है। तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय अभी कहां है, पटना में, बिहार में, ठीक है। चलिए अगला तीसरा नंबर पॉइंट देखें जो कि है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, अब इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 450 ईस्वी में। अभी तक के जो विश्वविद्यालय थे, अभी दो विश्वविद्यालय मैंने बताए, पहला तक्षशिला विश्वविद्यालय जो 700 ईसा पूर्व में बना, भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर भरत ने बनवाया, ध्यान रखिएगा, स्थापना करने वाला कौन है, भरत है, ध्यान रखिए, ठीक। वर्तमान में पाकिस्तान में है, इसमें भी पुस्तकालय बनाया गया, लाइब्रेरी बनाया गया, ये सब ईसा पूर्व का है।
पाटलिपुत्र ये भी 490 ईसा पूर्व का है, पटना में, वर्तमान बिहार पटना में है। मगध वंश का शासक था अजातशत्रु, उसने बनवाया। इसमें भी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब वर्तमान जो पढ़ रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय, ये ईसा पूर्व के बाद का है, मतलब ईस्वी में आ जाता है ये सन, और ये बनता है लगभग 450 ईस्वी में, यानी यीशु मसीह के जन्म के बाद नालंदा विश्वविद्यालय। अब नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया किसने? तो एक राजा हुआ करता था कुमारगुप्त, जो कि गुप्त वंश का शासक था। किसका शासक था? गुप्त वंश का शासक था, और इसका नाम था कुमारगुप्त। जब कुमारगुप्त ने ये यूनिवर्सिटी बनाया, तो यूनिवर्सिटी के साथ साथ इसमें एक लाइब्रेरी भी स्थापित करवाया। ठीक है, चलिए, ये भी अभी नालंदा कहां है? बिहार में। नालंदा नामक एक जिला भी है बिहार में, वहीं पर ये है भी। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला जो यूनिवर्सिटी जहां पर लाइब्रेरी बनाया गया, वो चौथा यूनिवर्सिटी, फिर से चला गया यार, आदत हो गया ना। अगला यूनिवर्सिटी जो कि हम देखेंगे चौथा यूनिवर्सिटी, और वो यूनिवर्सिटी था वल्लभी। ठीक, वल्लभी नामक यूनिवर्सिटी जो बनता है, वो बनता है 470 ईस्वी में। 470 ईस्वी में। और इसको बनाने वाला जो व्यक्ति था, वो मैत्रक वंश का संस्थापक सेनापति भुट्टारक था। ध्यान रखेंगे, कोई राजा नहीं बनवाया है, एक सेनापति ने बनवाया है ये वल्लभी नामक जो यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय। किसने बनाया? एक सेनापति ने। कैसा सेनापति था? इसका नाम था भट्टारक। इसी को कहीं अन्य नाम से आप देखेंगे भुट्टारक। दो नाम देख सकते हैं, भ और भू, भट्टारक या भुट्टारक। ये कैसा था? एक सेनापति था। मतलब मैत्रक वंश, जो मैत्रक वंश का था ना, मैत्रक वंश जो वल्लभी में था, जब मैत्रक वंश की शुरुआत हुई, तो मैत्रक वंश की शुरुआत में पहला सेनापति कौन था? भट्टारक या भुट्टारक था। और इसी भट्टारक या भुट्टारक ने वल्लभी में 470 ईस्वी में एक वल्लभी यूनिवर्सिटी, वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब वर्तमान में अगर मैं कहूं वल्लभी है कहां, तो वर्तमान में आप कहेंगे वल्लभी कहां है? गुजरात में। ठीक, वर्तमान में गुजरात में है। इसको वल्लभ या वल्लभी कई नामों से जाना जाता है। तो ये यूनिवर्सिटी भी आपको याद रखना है, यहां पे भी एक लाइब्रेरी की स्थापना होती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि वल्लभी यूनिवर्सिटी का जो निर्माण करवाने वाला था, वो तो सेनापति भुट्टारक था, जो संस्थापक सेनापति था मैत्रक वंश का। लेकिन इसने पहले विश्वविद्यालय बनाया, लेकिन ये किसी भी प्रकार का मतलब ये जो था भुट्टारक या भट्टारक, ये किसी भी प्रकार का लाइब्रेरी बनाने में सक्षम नहीं हो पाया। लाइब्रेरी कुछ दिन बाद बनता है इस वल्लभी यूनिवर्सिटी में, और लाइब्रेरी बनाती है कौन? एक राजकुमारी हुआ करती थी, और राजकुमारी का नाम था दीक्षा। यानी मैत्रक वंश की राजकुमारी थी ये, मैत्रक वंश की राजकुमारी थी, जिसका नाम था दीक्षा। और इसी ने यहां पर क्या बनाया? पुस्तकालय बनाया, न कि भुट्टारक ने बनाया। भुट्टारक ने केवल विश्वविद्यालय बनाया और छोड़ दिया। ठीक है, चलिए, गुजरात में है वर्तमान में। कौन सा नंबर था? चौथा नंबर। पांचवा नंबर नोट डाउन भी कर, फिर हो गया यार। ठीक, पांचवा नंबर अब देखते हैं, नोट डाउन भी करते जाइए। पांचवा नंबर का विश्वविद्यालय था जिसको कहते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय लगभग 8वीं शताब्दी में बनता है। 8वीं शताब्दी में बनता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में अगर कहेंगे तो कहां है, मतलब कौन से स्थान पर आएगा?
तो बिहार में आएगा, बिहार, बिहार में आएगा। ठीक, 8वीं शताब्दी में बनता है और उसमें एक लाइब्रेरी की स्थापना होती है। और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनाने का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है पाल वंश के एक राजा, पाल वंश का राजा था और जिसका नाम था धर्मपाल, धर्मपाल। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ एक पुस्तकालय भी इसमें बना दिया, यानी लाइब्रेरी भी बना दिया गया। ठीक, चलिए अब छठवां नंबर पॉइंट देखते हैं। छठवां नंबर पॉइंट लिखते भी जाइएगा, जिसका नाम था औदंतपुरी। क्या नाम था? औदंतपुरी। औदंतपुरी क्या था? एक तरीके से विश्वविद्यालय था, यह भी यूनिवर्सिटी था। ठीक है, औदंतपुरी विश्वविद्यालय भी बनता है आपका 8वीं शताब्दी में, जबकि ये विक्रमशिला बना उसी समय 8वीं शताब्दी में बनता है। और इसको भी बनाता है कौन? यही व्यक्ति बनाता है, पाल वंश का जो राजा था। कौन था वो? धर्मपाल। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ 6 यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बताया, जिसको कि आपको ध्यान रखना है कौन सी यूनिवर्सिटी कब बनी और किसने बनाया। और अगर औदंतपुरी की बात करूं कि औदंतपुरी वर्तमान में कहां पे है, तो ये भी वर्तमान में कहां पर है? बिहार में। तो बिहार में आप देखिए कितनी चीजें, कितनी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी उस समय में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए शुरू से देख लेते हैं, एक बार रिवीजन भैया थोड़ा सा। सबसे पहला देखा हमने तक्षशिला विश्वविद्यालय, 700 ईसा पूर्व में बनता है। भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर बनाया तक्षशिला विश्वविद्यालय। अब भारत में नहीं है, पाकिस्तान में चला गया। दूसरा विश्वविद्यालय हम देखते हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान पटना या बिहार में है। ठीक है, यह बनता है 490 ईसा पूर्व में। मगध वंश का राजा हुआ करता था अजातशत्रु, उसने बनवाया। और ये विश्वविद्यालय बस नहीं पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय के साथ लाइब्रेरी बना, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं आपके ग्रंथपाल वाले कोर्स में। तीसरा विश्वविद्यालय जो कि नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कि 450 ईस्वी में बना। ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व और ईस्वी जब ऑप्शन देगा ना, तो ईस्वी और ईसा पूर्व में आपको खिला दे, मतलब वो कर देगा, दिक्कत कर देगा। एक ऑप्शन दे देगा ईस्वी और एक ऑप्शन दे देगा ईसा पूर्व, ऐसा। ठीक, तो यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए डेट को लगभग याद रखिए। देखिए कुछ चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, उस चीज के लिए मैं आपको कह सकता हूं। जैसे मान लेते हैं यही, जैसे 700 ईसा पूर्व है तो ये 705 ईसा पूर्व हो जाएगा, 695 ईसा पूर्व हो जाएगा, 5-10 साल का आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन ईसा पूर्व तो ईसा पूर्व ही रहेगा। ठीक, तो ये डेट थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो सकता है अलग अलग विचारकों के अनुसार, लेकिन जो सर्वमान्य डेट है उसको मैंने आपको बताया। दूसरा पाटलिपुत्र, ये भी ईसा पूर्व में बना, बता दिया। नालंदा जो होता है ईस्वी में बनता है। गुप्त वंश का राजा होता है कुमार गुप्त, नालंदा भी बिहार में है और नालंदा एक जिला, और उसने बनवाया और उसने यूनिवर्सिटी भी बनाया। चौथा विश्वविद्यालय हमने पढ़ा विलब्बी विश्वविद्यालय, जो कि गुजरात में है। मैत्रक वंश के सेनापति, संस्थापक सेनापति भुट्टारक या भट्टारक ने इसको बनवाया, लेकिन वो बनवा के उसको छोड़ देता है 470 ईस्वी में, लेकिन लाइब्रेरी का स्थापना नहीं करवा पाता भुट्टारक। जो मैत्रक वंश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था दीक्षा, उसने फिर इसी वल्लभी विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी, मतलब वल्लभी विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय का निर्माण करवाया। आगे 5वां नंबर पॉइंट विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि 8वीं शताब्दी में बना। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने बनवाया। और औदंतपुरी वो भी बिहार में है और विक्रमशिला भी बिहार में है, इसको भी 8वीं शताब्दी में बनवाया गया। और वही व्यक्ति बनवाता है, कौन? धर्मपाल ने। जो कि विक्रमशिला बनवाता है वही औदंतपुरी भी बनवाता है। तो इस प्रकार से 5-6 यूनिवर्सिटी आपको याद रखनी। अब एक चीज और ध्यान रखना है, एक और महत्वपूर्ण चीज, नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय के विषय।
नालंदा विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय बना, ठीक है, पूछ देगा, नालंदा विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय बना, महत्वपूर्ण है इसलिए याद दिलवा रहा हूं, लिखते भी जाइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय बना, उस पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज, लिख लीजिए, ठीक। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक पुस्तकालय विभाग बना, उस पुस्तकालय विभाग के अंतर्गत पुस्तकालय की स्थापना की गई और उस पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज। और इस धर्मगंज के अंतर्गत 3 विभाग हुआ करते थे। आपको विभागों को तो महत्वपूर्ण तौर पे याद नहीं रखना है, लेकिन विभागों के नाम आपको याद रख लेना है, ठीक। इस धर्मगंज जो पुस्तकालय था, पुस्तकालय का नाम क्या था? पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। पुस्तकालय का नाम क्या था? धर्मगंज। और धर्मगंज के अंतर्गत 3 विभाग थे, यानी इस पुस्तकालय के अंतर्गत 3 विभाग थे। कौन कौन से 3 विभाग? एक था रत्न सागर, पूछ सकता है इसलिए लिखवा रहा हूं, रत्न सागर। दूसरा था रत्न दधि, और तीसरा जो विभाग था उसको कहा जाता था रत्न रजक। और ये जो रत्न दधि वाला जो था, मतलब बीच वाला, ये जो भाग था, मतलब ये जो विभाग था धर्मगंज के अंतर्गत, रत्न दधि वाला जो विभाग था, ये रत्न दधि विभाग का काम क्या था? मुख्य रूप से काम था इसका कमरे की व्यवस्था करना, कमरे बनवाना। तो उस टाइम में रत्न दधि के अंतर्गत जो कमरे बनवाए गए थे, लगभग 200 अध्ययन के कक्ष बनवाए गए थे। सोच लीजिए कितना बड़ा पुस्तकालय रहा होगा। 200 अध्ययन के कक्ष लगभग उस समय बनवाए गए थे। तो इस प्रकार से लगभग फैक्ट मैंने इसमें कवर करा दिया है, और इससे ज्यादा फैक्ट पूछे जाने की संभावना नहीं है। इतना फैक्ट जो कवर कराया है, ये सारा फैक्ट लगभग अगर आप वो पढ़ेंगे, क्या नाम है उसको, जब आप नेट की तैयारी करेंगे, यूजीसी नेट की तैयारी पुस्तकालय विज्ञान के अंतर्गत, लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत करेंगे, तब आपको इतना फैक्ट पढ़ना है, इतना डीप में जाके पढ़ना है। लेकिन चूंकि प्रश्न कहीं से पूछ सकता है, तो हम हल्के में नहीं ले सकते कि छत्तीसगढ़ का एग्जाम है, व्यापम का एग्जाम है तो हल्के में होगा, नहीं होगा हल्के में। हमको ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ चीजें अगर और आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कितना मिनट हो गया? लंबा हो गया क्या क्लास? 37 मिनट हुआ, ज्यादा लंबा नहीं हुआ। चलिए देखते हैं, जितना पढ़ा सकूंगा उतना पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें, अब ये सब चीजें तो खत्म हो जाती हैं जो मैंने पढ़ाया। गर्मी लग रही है, चल ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने बता दी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी, वहां कौन कौन से पुस्तकालय बने। मुख्य रूप से वल्लभी यूनिवर्सिटी को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उसका संस्थापक कोई और है, भुट्टारक उसका सेनापति संस्थापक है, लेकिन लाइब्रेरी स्थापना करने वाला कोई दूसरा है, जो कि है दीक्षा, राजकुमारी दीक्षा, ठीक, मैत्रक वंश की राजकुमारी। अब कुछ बातें और नोट डाउन करिएगा, लिखना चाहे तो राजा हर्षवर्धन जो थे, पूछेगा आपसे जोड़ी मिलान में, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक। इस तरीके से लिखिएगा, यहां पे व्यक्ति लिखिएगा, अरे यार व्यक्ति लिखिएगा, और इधर लिखिएगा विशेष, ठीक। और व्यक्ति के नीचे लिखिएगा राजा हर्षवर्धन। जोड़ी मिलान में पूछेगा, इसलिए बोल रहा हूं 1 2 ऐसे डायल के लिखते जाइएगा ना, लिखने में कंजूसी मत करिएगा। राजा हर्षवर्धन जो थे वो पुस्तकालय प्रेमी हुआ करते थे, तो इधर लिखिएगा राजा हर्षवर्धन, और इधर लिखिएगा पुस्तकालय प्रेमी, ऐसा लिखिएगा, ठीक।
फिर दूसरा नंबर पॉइंट लिखिएगा, वैसे लिखते जाइए। दूसरा नंबर कहें बाणभट्ट, बाणभट्ट, घट नहीं बाणभट्ट, इस तरीके से बाणभट्ट। तो बाणभट्ट जो था इनका व्यक्तिगत पुस्तकालय हुआ करता था, निजी पुस्तकालय। मालवा के भोज और परमार वंश, इधर लिखिएगा भोज और परमार वंश, और उनका योगदान क्या है पुस्तकालय में, तो पुस्तकालय बनवाने में उन्होंने रुचि दिखाई। अगला लिखिएगा सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल, ये पश्चिम भारत में जैन पुस्तकालय की स्थापना करते हैं। कौन कौन, सिद्धराज जयसिंह पहला नाम और कुमारपाल। तीन पॉइंट तो बता चुका हूं ना, एक तो हर्षवर्धन, बाणभट्ट, मालवा के भोज और परमार वंश, इन्होंने पुस्तकालय में रुचि दिखाई थी। अब बता रहा हूं सिद्धराज जयसिंह और दूसरा नाम है कुमारपाल। तीन ठो बता चुका हूं, यहां पे तीसरा जो भी मैं बताया उसको लिख लीजिए। चौथा सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल, इनका योगदान क्या है, तो इन्होंने पश्चिम भारत में जैन पुस्तकालयों की स्थापना की। पांचवा नंबर लिखिए चालुक्य राजा त्रिलोकीमल, चालुक्य राजा जो था, लिख देता हूं चालुक्य राजा, नाम क्या था, त्रिलोकीमल, इनका नाम क्या था, त्रिलोकीमल नाम था। अब चालुक्य राजा त्रिलोकीमल ने एक स्थान था नेगे, स्थान का नाम लिख दूं, इनका त्रिलोकीमल का एक स्थान था, नाम था नेगे, याद रखना पड़ेगा, नेगे, NEGE, अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो नेगे, ठीक। नेगे नामक स्थान पर इन्होंने एक पुस्तकालय बनवाया, जो पुस्तकालय विशेष है, याद रखिएगा, पूछेगा। और उस पुस्तकालय का नाम था सरस्वती भंडार। नेगे नामक स्थान पर कौन सा पुस्तकालय बनाया गया, सरस्वती भंडार, ठीक। तो ये कुछ राजा जो कि मध्यकाल का प्रारंभ होता है, उस समय इन्होंने कुछ पुस्तकालय में योगदान दिया। तो इन सभी को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है जब आपका एग्जाम होगा। क्या क्या बताया, राजा हर्षवर्धन के बारे में बताया, पुस्तकालय प्रेमी, क्योंकि यहां से जोड़ी मिलान वाला प्रश्न पूछेगा। फिर बाणभट्ट के बारे में बताया, उनका खुद का व्यक्तिगत पुस्तकालय था। आगे बताया मालवा के भोज और परमार वंश, इन्होंने भी पुस्तकालय बनवाने में रुचि दिखाई थी। इसके अलावा मैंने बताया सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल, सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल, इन्होंने क्या किया, पश्चिम भारत में जो जैन पुस्तकालय थे उनकी स्थापना की। तो आपसे पूछ देगा पश्चिम भारत में जैन पुस्तकालय स्थापना करने का श्रेय किसको दिया जाता है, राजा हर्षवर्धन, बाणभट्ट, या फिर त्रिलोकीमल, कुमारपाल, ऐसे ऑप्शन दे देगा, या फिर कुमारपाल और जयसिंह एक साथ दे देगा, ठीक। कहीं पे चूकना नहीं है, इस बार कहीं पे चूकना नहीं है। जितने बच्चे ग्रंथपाल की भर्ती में देंगे एग्जाम, हर बच्चा एनालाइजर से होना चाहिए, हर बच्चे का सिलेक्शन यहीं से हो, ऐसा टारगेट करके चलना है। मैं पूरी तरीके से एक एक फैक्ट, एक एक कंसेप्ट को लेकर के आऊंगा, लेकिन आपको कहीं चूकना नहीं है। आप कहीं चूके तो मेरा पढ़ाना, मेरा इतना मेहनत करना, एक एक दिन लग जाता है एक क्लास को तैयार करने में, सब बेकार। तो आपको चूकना नहीं, मैं पूरी तरीके से पूरा कंटेंट पढ़ाऊंगा आपको, बस आपको आंख बंद करके याद करते जाना है, कहीं सिलेक्शन नहीं रुकेगा कहीं पर भी। जैसा हमने महिला पर्यवेक्षक में सिलेक्शन दिया है, जैसा हमने शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन दिया है, उस तरीके से, क्या उससे बेहतर सिलेक्शन, क्योंकि मैं मेहनत बढ़ा दिया हूं, डबल कर दिया हूं, तो उससे डबल सिलेक्शन इसमें मेरे को चाहिए। मतलब जितने पोस्ट हैं सारे पोस्ट एनालाइजर से ही भरे जाएं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप पढ़ रहे हैं, आपका होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखते हुए चलिए। लाइब्रेरियन का पोस्ट बार बार नहीं आता, ठीक है। चलिए अब ये चीजें हो गई, अब दूसरे उस पे चलते हैं, दूसरे चीज पे बात करते हैं। हमने देखा मध्यकाल का जब आरंभ होता है तो महाराजा हर्षवर्धन या त्रिलोकीमल या फिर सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल, ये सब क्या क्या योगदान देते हैं। मुख्य रूप से आपको चालुक्य राजा त्रिलोकीमल का भी बताया, जो कि 1058 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा इसको,
पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन लिख देता हूं। चलिए, ये जो नेगे सरस्वती नामक भंडार पर जो सरस्वती भंडार नामक जो पुस्तकालय बना नेगे नामक स्थान पर, ये बना था 1058 ईस्वी में, लेकिन नहीं पूछेगा आपसे, फिर भी आप याद रख लीजिएगा एक फैक्ट के तौर पर, अगर करना चाहे तो, समय बचेगा तो। ठीक, चलिए, ये तो यहां तक काम खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि मुगल जो शासक थे, वो किस प्रकार से लाइब्रेरी के योगदान, मतलब लाइब्रेरी के विकास में भारत में योगदान देते हैं। अब उनको देखेंगे, फिर उसके बाद बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। कितना हो गया, कितना मिनट हो गया? 45 मिनट का क्लास तो अभी ही हो गया। अगर हम मुगल शासक से देखेंगे तो अभी बहुत लंबा है। मुगल शासक होगा, फिर ये होगा, तो हम आखिरी तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। एक काम करते हैं, हम यहीं पे इस क्लास को खत्म करते हैं। अब हम अगली क्लास में जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मुगल शासकों का या मुस्लिम शासक जो थे उनका लाइब्रेरी के क्षेत्र में क्या योगदान था। मुख्य रूप से देखिए, अब फैक्ट वाला चीज शुरू हो गया है। एमसीक्यू में फैक्ट पूछेगा ही पूछेगा। वह फैक्ट को जितनी आसान तरीके से मतलब एक कहानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने का, उस माध्यम से आप पढ़ते जाइए, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। फिर भी मेरी कोशिश है कि थोड़ा सा लिखवाने में थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट करूं, ताकि आपको एकदम बोरिंग ना लगे, सब चीजें ठीक ठाक तरीके से चलती रहे। तो हम अब अगले वीडियो में जब देखेंगे तो हम देखेंगे मुगल मुस्लिम शासकों का योगदान, और फिर उसके बाद ब्रिटिश काल में क्या रहा, ब्रिटिश काल के बाद भारत की आजादी के पूर्व में क्या स्थिति थी, फिर उसके बाद अगले वीडियो में ये खत्म होगा, और उसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे, उसमें हम बात करेंगे आजादी के बाद की। तो यहीं तक हमारा क्लास हम लोग खत्म करते हैं। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि हमसे याद हुआ कि नहीं हुआ। तो हम यहां से शुरू किए थे देखना, कि हमने देखा कि प्राचीन जो समय था, प्राचीन समय जो था मौखिक शिक्षा का समय था, श्रुति और स्मृति का समय था, यानी शिक्षक बोलता था और छात्र जो होता था, विद्यार्थी जो होता था, सुन लेता था, याद कर लेता था। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म कैसे आया, कब आया, इस विषय में भी देखा। मुख्य रूप से हमने देखी कि उस समय हमारी परिस्थिति बदल रही थी, तो थोड़ा सा शांति का समय लाया गया बौद्ध और जैन धर्म के अंतर्गत, कि ये लोग थोड़ा सा अहिंसा वगैरह पर जोर दिए, साथ पर लिखने पर जोर दिए। इसलिए पहली प्रकार की जो लिखावट आई, मतलब या फिर पहले प्रकार की जो किताबें बनी, वो किस प्रकार की किताबें थी? लिखित किताबें थी। और पहले किताबें जो लिखित किताबें थी, वो लिखित किताबें कौन लिखवाता था? तो राजा लिखवाता था, कोई सामाजिक संस्था, तो उसी प्रकार की लाइब्रेरी बनी, और उन्हीं लोगों के लिए वो एक्सेसिबल हुआ करती थी। ये सब चीजें हमने इसमें देख ली। प्रिंटिंग का कोई वो नहीं था। इसके बाद कहां कहां स्थापित होता था और क्यों कहां कहां स्थापित हो? मंदिर वाला बनवाया तो मंदिर में अपना लाइब्रेरी बनाया, राजा बनवाया तो अपने राजमहल में लाइब्रेरी बनवाया, इस वजह से उसी जगह पर स्थापित होता था। अगला नंबर पॉइंट हमने देखा कि कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जहां जहां पर लाइब्रेरी बना, तो उसको भी हमने ध्यान से देख लिया। तक्षशिला 700 ईस्वी में ईसा पूर्व में बना, भरत के राजा, भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर बनवाया गया, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना में है, मगध राजा अजातशत्रु ने बनवाया 490 ईसा पूर्व में। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि 450 ईस्वी में बना, गुप्त शासक कुमारगुप्त ने बनवाया। फिर वल्लभी विश्वविद्यालय जो कि गुजरात में है, मैत्रक वंश का सेनापति जो था भट्टारक या भुट्टारक, उसने बनवाया, लेकिन उसने केवल विश्वविद्यालय बनवाया, उसमें लाइब्रेरी स्थापित नहीं करवा पाया। लाइब्रेरी स्थापित करवाने का श्रेय जाता है राजकुमारी दीक्षा को, जो कि मैत्रक वंश की राजकुमारी थी। उसके बाद पांचवा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसको बनवाया धर्मपाल ने, और अनंतपुरी विश्वविद्यालय जिसको भी बनवाया धर्मपाल ने, दोनों 8वीं शताब्दी में बनाए गए। इस विक्रमशिला 8वीं शताब्दी के शुरुआत में बना था, और ये जो था 8वीं शताब्दी के लगभग अंतिम में बनता है। ठीक, तो ये सब चीजें हमने देखी। नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो पुस्तकालय थे उसका नाम धर्मगंज था। धर्मगंज के 3 विभाग हुआ करते थे, रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रजक। रत्न दधी का जो काम होता था मुख्य रूप से अध्ययन कक्ष निर्माण का काम होता था, और अध्ययन कक्ष निर्माण में इसने लगभग 200 अध्ययन कक्ष बनवाए थे। ठीक है, अगला नंबर पॉइंट हमने देखा कि जो मध्यकाल प्रारंभ होता है, मध्यकाल शुरुआत जहां से हम मान सकते हैं, वहां पे कौन कौन से व्यक्ति थे, क्या क्या योगदान था? तो राजा हर्षवर्धन पुस्तकालय प्रेमी हुआ करता था,
बाणभट्ट जो थे उनका निजी विश्व पुस्तकालय था। इसके बाद चौथा नंबर पॉइंट हमने, तीसरा नंबर पॉइंट मैंने लिखवाया था कि मालवा के भोज और परमान वंश, इन्होंने भी पुस्तकालय के निर्माण में रुचि दिखाई थी, थोड़ा सा काम भी किया था। वो काम क्या है, वो महत्वपूर्ण है। फिर सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल, ये पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत मतलब ये भारत हुआ ना जी, भारत का पश्चिमी क्षेत्र मतलब इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्या किया इन्होंने, जैन धर्म की जो पुस्तकें थी उनको प्रसारित किया, पुस्तकालय बनाने का काम किया। उसके बाद चालुक्य राजा, चालुक्य राजा त्रिलोकीमल, इसने नेगे नामक स्थान पर सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय की स्थापना की, जो पुस्तकालय लगभग 1058 ईस्वी में बन करके तैयार हुआ, ठीक है, या फिर 1058 ईस्वी में बना। तो ये सारे फैक्ट हमने इस क्लास में देखे। अब हम आगे आने वाले क्लास में सब लगभग चीजें याद हो गई होंगी, ईयर वगैरह याद नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा बस किताब कॉपी को ऐसे पलटते जाइएगा, जब रिवाइज कराता हूं तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगले क्लास में हम देखेंगे क्या, अगले क्लास में हम मुस्लिम शासक जो थे, मुगल शासक जो थे, उन्होंने किन किन प्रकार की लाइब्रेरी स्थापित की, उन सब चीजों को देखते देखते हम आगे बढ़ते चलेंगे। मिलता हूं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।